अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा है खास। जी हां, मुद्दा है खास में आज बिहार की बात होगी। बिहार की सियासी जमीन तपने लगी है और इस जमीन के तपने के साथ ही शुरू हो गए हैं राजनीतिक दलों के सियासी समीकरण। जी हां, तो कोरोना काल में बिहार की सियासी जमीन तपने लगी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण बनाने में जुटे हैं, फिर चाहे जातिगत समीकरण क्यों न हो। बिहार में विपक्षी दलों का आरोप है कि नीतीश कुमार दलित वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। यह आरोप तो यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लगा चुकी हैं। पप्पू यादव का भी यही हाल है। जी हां, साथ ही आपको बता दें और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सुशासन बाबू को घेरना शुरू कर दिया है। चिराग तो 143 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का मन भी बना चुके हैं। सोमवार को एलजेपी के बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी सदस्यों ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एलजेपी के सदस्यों की राय है कि पार्टी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। सदस्यों का कहना है कि जेडीयू कह रही है कि उनका गठबंधन तो बीजेपी से है, न कि एलजेपी से। ऐसे में पार्टी को जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना चाहिए। इस तरह की सियासतें शुरू हो गई हैं। लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर आए सभी सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम से प्रदेश की जनता में उत्साह नहीं है। सभी सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं। बिहार एलजेपी के संसदीय सदस्यों ने कहा कि कोरोना में चुनाव करवाने की बात से प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी है। साथ ही लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता और मुंगेर से सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के कालिदास वाले बयान को लेकर भी सदस्यों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर सभी को हिदायत दी गई है कि कोई भी पार्टी सदस्य उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी परिवार से आते हैं। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर दलित वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ये भी आरोप लग चुका है। चिराग पासवान ने बैठक के दौरान सभी लोगों की बात सुनी और उनसे कहा कि हमारी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बिहार में जो कमी है उन्हीं मुद्दों पर बात करनी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता बिहारी और बिहार है। बिहार संसदीय बोर्ड में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात चुनाव लड़ने को लेकर है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बोर्ड 143 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची बनाकर जल्दी ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंपेगा। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार दिया है, यानी कि सीटों के बंटवारे और गठबंधन पर फैसला चिराग पासवान ही लेंगे। इधर सुशासन बाबू ने वर्चुअल रैली की है और ऐसे में उन्होंने बड़ी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से मौत पर परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना टेस्ट से लेकर इलाज को लेकर कई जरूरी कदम उठाए हैं। इस महामारी से मौत होने की परिस्थिति में परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना तय किया गया है। साथ ही राज्य भर के प्रवासी लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। 15 लाख से ज्यादा लोग वापस बिहार आए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति पर 14 दिन में करीब 5,300 रुपए खर्च किए गए हैं। केंद्र और हमने शासन के मामले में भी लोगों की मदद की है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमने बाकी चीज़ें तो की, लेकिन लोगों को जिस तरह से हमने शासन को आदेश दिए थे, प्रशासन को आदेश दिए थे, उन्होंने भी उस काम को बखूबी अदा किया। हम प्रचार नहीं करते हैं, सेवा करते हैं। तो बिहार में कोरोना से ठीक होने वालों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। नीतीश कुमार ने यह बात भी कही। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में ठीक होने वालों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, 88.24% है। कोरोना की जांच अब प्रखंड स्तर पर हो रही है। इलाज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। होम आइसोलेट के अलावा कोविड केयर, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी की मौत होती है तो आश्रित को नौकरी देने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए के बीमे की भी सहायता दी जा रही है। औसतन रोजाना लगभग 10 लाख लोगों को काम मिल रहा है। ये भी नीतीश कुमार ने अपनी इस वर्चुअल रैली में कहा है। पटना का रुख करेंगे अखिलेश, जहां हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सियासी जमीन तप चुकी है, लेकिन सवाल वही कि अब की बार किसकी सरकार। हर कोई दम भर रहा है, राजनीतिक दल कोरोना काल क्यों ना हो, लेकिन अपनी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में लगे हैं।
तक सियासी जमीन तैयार करने में सफल नहीं हो पाए हैं बिहार के राजनेता। एंटी इनकम्बेंसमेंट जो फैक्टर है, सत्ता के अगेंस्ट में नीतीश कुमार और भाजपा के विपक्ष में है। कोरोना और बाढ़ में इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है उससे आम लोग खुश नहीं है, ऐसा एनडीए के घटक दल के भी लोग बोलते हैं। आज मांझी इनके साथ चले आए हैं या चिराग पासवान इनके साथ हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि हम ये सेटिस्फेक्शन नहीं है इन लोगों को, बाढ़ में परफॉर्मेंस और कोरोना का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। वैसे बार बार नीतीश कुमार की तरफ से ये सफाई दी जा रही है कि कोरोना का रिकवरी रेट बहुत अच्छा हो गया है, हमने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी इस तरह की है नहीं। अब जो डेवलपमेंट हो रहा है एनडीए में, मांझी के आ जाने के बाद रामविलास पासवान की पार्टी जो है एलजेपी, उसकी दूरियां बढ़ेंगी। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, दोनों का जो टारगेट वोट है वो एक ही है। दलित वोट की राजनीति रामविलास पासवान भी करते हैं और जीतन राम मांझी भी करते हैं। ऐसे में इन दोनों का एक साथ एनडीए में बना रहना ठीक नहीं है, तो इसके लिए किसी न किसी को ब्लेम किया जाएगा और नीतीश कुमार के साथ चुनाव नहीं लड़ना, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना, ऐसा एलजेपी के अधिकतर नेताओं ने आज जो संसदीय बोर्ड की मीटिंग की है चिराग पासवान ने उसमें बताया है। एक तरफ तो ये आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ है कि महागठबंधन धीरे धीरे लोग हटते जा रहे हैं। जैसे मुकेश सैनी ने दलित वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार का सपोर्ट कर दिया, तो लगता है मुकेश सैनी भी शायद महागठबंधन से हट जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जितनी सीटों की मांग कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा को उतनी सीट महागठबंधन की तरफ से मिलेगा। अब वामपंथी जो लोग हैं उसमें कन्हैया और तेजस्वी का ईगो क्लैश हो रहा है। तेजस्वी कभी भी कन्हैया को अपने सामने में लीडर मानना नहीं चाहेंगे और कन्हैया भी एक समझते हैं कि तेजस्वी के लीडरशिप में वो काम नहीं कर पाएंगे। तो वामपंथियों में भी द्वंद्व है, विरोधाभास है। इधर जो एनडीए में है, एनडीए में चिराग पासवान और जो जीतन राम मांझी है उसमें भी द्वंद्व चल रहा है। बीजेपी बहुत साइलेंटली कर रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी ये सोच रही है कि दोनों ही तरफ से उसका फायदा है। अगर नीतीश कुमार कमजोर होते हैं तो भी बीजेपी को फायदा है, महागठबंधन कमजोर होता है तो भी बीजेपी को फायदा है। और बीजेपी इस बार इस मूड में है कि नीतीश कुमार का कद थोड़ा छोटा हो ताकि बीजेपी को ऑप्शन मिल जाए इस बात का कि नीतीश के अलावा भी वो किसी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं। वैसे भारत सरकार के मंत्री हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, आरा के एमपी हैं आर के सिंह, सीनियर आईएएस रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं। उन्होंने आकर इस बीच एक बयान जारी कर दिया कि बीजेपी बिहार में अकेले भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। अब इस बयान के भी अलग अलग मतलब लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि चिराग पासवान के पीछे भी बीजेपी का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अभी ये सियासी जमीन पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है और छोटे छोटे दल जो हैं जैसे पप्पू यादव हैं या जसवंत सिन्हा ने एक तीसरा मोर्चा बनाया है, तो इस तरह के लोग भी वोट कटिंग कर लेंगे, इससे भी बीजेपी का फायदा है। तो अभी तक आप ये अगर देखें तो ट्रम्प कार्ड बीजेपी के अपने पास रखे हुई है। बाकी जो धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट लोग हैं जिन्होंने बिहार पर राज किया है पिछले 30 वर्षों से, उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी की जा रही है। जी अखिलेश, सियासी जमीन तैयार नहीं कर पाए लेकिन कवायद शुरू हो चुकी है, चाहे फिर वो वर्चुअल रैली के माध्यम से हो या फिर कोविड के नियमों का पालन करते हुए हो। बिहार में राजनीतिक स्तर पर जो सरगर्मी है वो तो तेज होने लगी है। अब फिर चाहे वो यूपी से निकले कुछ शब्द हों, इधर बीएसपी सुप्रीमो ये कह देती हैं कि नीतीश कुमार बहुत गलत कर रहे हैं, अब तक उनको दलितों की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आया, चुनाव के समर में वो पहुंचे और उसके बाद उनको दलितों की याद आ गई। फिर चाहे जीतन राम मांझी को दोबारा से ले लिया हो पार्टी में, या फिर बिहार में दलित की किसी की मौत होती है तो उसके परिवार को नौकरी देने की बात हो, तो अब ये सब चीज़ें नीतीश कुमार को याद आ रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि दलित वोट बैंक बीएसपी का है पक्का, वो कहीं नहीं जाएगा, वो हाथी पर ही बैठेगा। नहीं, देखिए ये कोरोना से बड़ा इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया है नीतीश कुमार ने। दलित की राजनीति करने वाले जितने भी नेता हैं नेशनल लेवल पे, सबके लिए परेशानी खड़ी होगी। यूपी में भी अगर बीएसपी दलितों की राजनीति करती है तो सवाल लोग उठाएंगे कि अगर बिहार में दलित परिवार में हत्या होती है और उसके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है तो आप भी दीजिए, आप कमिटमेंट कीजिए कि आप यूपी में भी ऐसा ही करेंगे।
दूसरे हरियाणा है, महाराष्ट्र है और भी जो स्टेट्स हैं वहां भी ये समस्या खड़ी होगी। तो ये जो इन्फेक्शन है इससे बचने के लिए मायावती का ये बयान है कि दलित हमारे साथ होंगे और हाथी की सवारी ही करेंगे, लेकिन उनके चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठेगा और ये बड़ा मुद्दा रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में चाहे पप्पू यादव हो, पप्पू यादव ने भी सीधे सीधे तौर पर रडार पर लिया है, वो भी अलग अलग तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कितना प्रभावित हो सकता है और समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं, क्योंकि अखिलेश लंबा अरसा हो गया आपको अपने सियासी ज़मीन को बहुत अच्छे से देखा है, कई राजनीतिक मोर्चों पर आप रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपने तमाम रैलियों को कवर किया है एक पत्रकार होने के नाते। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि समीकरण किस तरह के बन रहे हैं। हालांकि बिहार की राजनीति को समझना तो ब्रह्मा जी के भी बस में नहीं, न जाने कब कहाँ कैसे समीकरण बदल जाएं, ये मुमकिन है, क्योंकि बिहार की स्थिति बड़ी ही अलग है, विचित्र है। लेकिन कोरोना काल चल रहा है तो इस बार कुछ समीकरण समझ में आ रहे हो, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। नहीं, ऑनलाइन की बात तो बिल्कुल औपचारिकता है, ऑनलाइन कुछ होता नहीं। आज भी आरजेडी के लोगों ने नीतीश कुमार को घेरा था और वहां बेरोजगारों ने एक रैली निकाली, कहाँ को किसी नियम का पालन हुआ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, भीड़ जमा थी, बहुत सारे लोग थे और रोजगार की मांग कर रहे थे और नीतीश वहां वर्चुअल रैली को एड्रेस कर रहे थे। तो कहाँ कैसी बात, कहाँ कौन सा एहतियात और कौन से कोरोना की बात। आज गांव-गांव में स्टेज बने हुए थे नीतीश के वर्चुअल रैली के लिए, वहां सैकड़ों लोग, 50-100 की संख्या में लोग इकट्ठे होकर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए नीतीश कुमार को सुन रहे थे। कांग्रेस ने आज रैली की है, कांग्रेस की रैली में भी लगभग 10-12 जिले में लोग इकट्ठे थे, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ रहा। तो ये तो कहने की बात है, कागज पर आप कह सकते हैं कि हम नियम का पालन करते हैं और चुनाव आयोग की नजर जब तक नहीं पड़ी है, या चुनाव आयोग भी फॉर्मेलिटी के लिए कुछ मुकदमे दायर कर देगा, कुछ एफआईआर होगा, आचार संहिता। कोविड के नियम तो सरकारी योजनाओं की तरह हो गए अब। पहले कोविड के नियम तो सरकारी जो योजनाएं हैं, जो लॉलीपॉप दिया जाता था जनता को कि आपको ये सारी सुख सुविधाएं मिल चुकी हैं और मिल रही हैं, हम 10 लाख लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, 10,000 लोगों को हमने नौकरियां दी हैं, हमने लोगों की राशन की मदद की, हमने बिहार में इतने लोगों को बुलाया, इतनों को रोजगार दिया, ये सब कोरोना के नियम तो लॉलीपॉप हो गए। देखिए, ये आंकड़ों की बाजीगरी जो है वो धरातल पर काम नहीं करती। बिल्कुल, कागज के टुकड़ों पर आप कुछ भी लिख लें, जनता को भरमाने का प्रयास करें और चुनाव के बाद फिर वही जुमलेबाजी का रोना आप रोने लगते हैं। चलो, ये तो चुनावी भाषण था, जब हकीकत में काम करेंगे तो फिर हकीकत में काम करना तो बहुत टफ है। जैसा कि पीछे 2014 में हुई बहुत की बात बहुत चली और उसी जुमलेबाजी के कारण 2015 में नीतीश और लालू मिलकर चुनाव जीत गए थे, बड़ा मुद्दा था। बहुत हुआ जुमलों का वार, अब की बार नीतीश सरकार, और उसमें प्रशांत किशोर इनके पूरे सेटर थे, आइडियोलॉजी प्रशांत किशोर सेट करते थे। आज प्रशांत किशोर इनसे हट गए हैं। अब प्रशांत किशोर का बनाया हुआ जो 7 निश्चय का वो एक एजेंडा था, उस एजेंडे पर आगे बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर चले गए, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी और 7 निश्चय जो है बार बार नीतीश कुमार उसी चीज को दोहराते हैं। स्थिति ये हो गई, 7 निश्चय के किसी भी कार्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ। कल की बात बता रहा हूँ, कल विनोद नारायण झा यहाँ पीएचईडी के मंत्री हैं, नल जल योजना का उद्घाटन करने के लिए गए, काम हुआ नहीं था, लोगों ने घेर लिया उनको और बिना उद्घाटन किए ही वो वापस आना पड़ा। तो मंत्रियों और विधायकों को घेरा जा रहा है, वो झूठ बोलते हैं और उनकी झूठ को अब जनता भांपने लगी है, समझने लगी है। जनता को एहसास हो रहा है इस बात का कि नहीं, झूठे वादे करने वाले नेता हमारे यहाँ ना आए। 70 से ज्यादा उम्र के लोग मेरे यहाँ ना आए। अगर 50 से ऊपर नौकरी आप नहीं देंगे लोगों को, तो फिर 70 वर्ष की उम्र में आप हमारा नेतृत्व कैसे करेंगे? मेरे लिए आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे? जी, तो समानता होनी चाहिए पॉलिसी। यानी कि कुल मिलाकर बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है अब अखिलेश, और ये भी देखने को मिल रहा है कुछ ऐसी चीजें अखिलेश आपके संज्ञान में होंगी। इन 5 वर्षों में नीतीश कुमार को किस योजना का और किस तरह से लाभ इस बार मिलेगा? क्योंकि कोरोना ने तो खैर सबकी कमर तोड़ कर रख दी है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं, कोई दो राय नहीं, लेकिन नीतीश कुमार की कुछ ऐसी योजनाएं जिसका लाभ, चूंकि हर बार ये होता था सुशासन बाबू के नाम से, सुशासन बाबू प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए, दुनिया भर में जाने लगे कि नीतीश कुमार हैं सुशासन बाबू, लेकिन इन 5 सालों में उनकी सुशासन बाबू की कोई योजना ऐसी रही हो जिसका सीधा सीधा असर जनता के हृदय पर पड़ा हो और इस बार बटन जो है नीतीश बाबू का दब जाए, ऐसी कोई योजना? आप अच्छी तरह जानते हैं, चुनाव राजनीतिक दल पहले मैनिफेस्टो जारी करते हैं जी,
नीतीश कुमार ने मैनिफेस्टो तो लालू के साथ मिलकर मैनिफेस्टो जारी किया था। और पिछला 2015 का मैंडेट जो था वो लालू और नीतीश को ज्वाइंट रूप में था, लालू और सुशील मोदी को नहीं था। ये नीतीश कुमार और सुशील मोदी के लिए मैंडेट नहीं दिया था 2015 में बिहार की जनता ने। बिहार की जनता ने लालू और नीतीश को मैंडेट दिया था सरकार चलाने के लिए। ये बीच में तो मैनिपुलेशन आप लोगों ने खुद कर लिया। बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी को तो बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था जी। 55 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी। आपने बैकडोर से सरकार बना ली, तो कौन सा मैनिफेस्टो यहाँ काम करेगा? बीजेपी का मैनिफेस्टो या जदयू का मैनिफेस्टो या लालू का मैनिफेस्टो? तो आप छल कर रहे हैं बिहार की जनता से, ठग रहे हैं इनको। जो आप कहते हैं वो करते नहीं। ऐसी कौन सी योजना? मैंने तो ऐसी कोई योजना नहीं देखी। उद्घाटन से पहले पुल बह जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, मिड डे मील में कीड़े मिलते हैं, मिड डे मील खा के हजारों दर्जनों बच्चे, सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कोरोना होता है, आप कुछ नहीं कर पाते। एईएस बुखार हुआ, चमकी बुखार हुआ मुजफ्फरपुर में, कुछ नहीं हुआ। बाढ़ में वही स्थिति है। तो आप कर क्या रहे हैं? आप केवल बड़ी बड़ी घोषणाओं से लोगों का यहाँ जनता को आप छलावा कर रहे हैं, इसके साथ जनता को धोखा दे रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि 4 साल में हर विकास योजनाओं में पैसे वापस चले जाते हैं आपके। ये 5वें साल में ये शिलान्यास क्यों होता है भाई? कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें पिछले 4 वर्षों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो हर योजना में पैसे वापस होते हैं हर साल। और अभी शिलान्यासों का दौर है, काम हुआ नहीं। अब यहाँ से उद्घाटन हो रहा है। जेडीयू से इस वक्त प्रिंस बजरंगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बजरंगी जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जेडीयू के पास कौन कौन से मुद्दे जिनको लेकर इस बार फिर से चुनावी समर में आप जा रहे हैं? देखिए, हमारी सरकार 15 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष नेतृत्व में बिहार में जी शासन में रही है। हाँ। और हमारी साफ तौर पर कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरा विकास पर इस बार फिर से चुनाव मैदान में आ रहे हैं। हाँ, विकास कैसा विकास? कुछ विकास की थोड़ी सी परिभाषा बताएं। अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं लोग। कौन पूछ रहा है? अभी भी ऊपर डिपेंड करता है सर। अभी भी हम बोलना चाहते हैं कि विकास की परिभाषा वो लोग पूछते हैं जो 15 साल में विकास का नाम भी नहीं जानते थे। हम तो आपके घटक दल भी खुद कहने लगे हैं, हम तो आपके खिलाफ ही बिगुल फूकेंगे। एलजेपी ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया 143 सीटों पर हम बिगुल फूकेंगे। हमारे जो सहयोगी हैं पटना से, अखिलेश झा, वो भी बने हुए हैं। अखिलेश, जरा प्रिंस बजरंगी जी को बताएं। वो कह रहे हैं कि कौन से विकास कौन पूछता है? जिनको विकास की एबीसीडी नहीं पता था, आज वो हमसे विकास का हिसाब मांग रहे हैं। प्रिंस बजरंगी जी, तकनीकी कमी के चलते देखिए वो पटना में बैठे हैं और नेटवर्क की बड़ी समस्या है। अब यही एक व्यवस्था जो चल रही थी वो भी ठीक से नहीं चल पा रही है। यहाँ पर भी अब मामला गड़बड़ हो रहा है। तो हमारे जो सहयोगी हैं उनकी आवाज जो है आप तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हालांकि वो सीधा तौर पर बैठे हुए हैं। हमारी सरकार आज निरंतर विकास के कार्यों में लगी हुई है। आप देख लीजिए, कोरोना काल में भी आज भी जो भी हुई है, आप देख लीजिए, कोरोना का जो टेस्टिंग का मामला हो, बिहार का फ्लड का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, विरोधी दल हमेशा सवाल या निशान खड़ा करती रहती। लेकिन जो फ्लड के रीजन में भी जो हमारे सरकार द्वारा सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई हो, एनडीआरएफ द्वारा, सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई गई, बाढ़ राहत को किया जाता है। बजरंगी जी, कुछ मौजूदा सवाल हैं मेरे पास। ये लोग बजरंगी जी, देखिए, नेता हैं आप, मुझे मालूम है सत्ता आपकी है, तो थोड़ा विपक्ष को भी सुन लो। मैं तो आम आदमी, जनता की आवाज, आपके जनता के सवाल रख रहा हूँ आप तक, उनको सुन लीजिए, मोहब्बत से, प्रेम से जवाब दे दीजिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो जनता ये पूछ रही है कि क्या कोरोना की चेन टूट गई, क्या कोरोना के मामले मिलने बंद हो गए बिहार में? क्योंकि अब तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं। आपकी वर्चुअल रैली सुनने के लिए तमाम लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी, या फिर कांग्रेस की रैली हो, वहां पर भी यही हाल था। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, इसमें सरकार की कहीं से अहम भूमिका नहीं होती। आपको सब जानकारी इस बात की होगी। अब जब चुनाव हो रहा है बिहार में, तो सभी दल अपने अपने कमर कस लिए हैं। तो हम भी अपने
जो भी मतलब चुनाव हो रहा है उसमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जितना भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आप देखते होंगे और दल के और मेरे दल में जो सुशासन शासन की बात कही जाती है वो देखने को मिलता है, ना कि सिर्फ हम लोग बोलते हैं। और लोग को देख लीजिए, लेकिन हमारे दल आज माननीय मुख्यमंत्री 7 तारीख के निश्चित संवाद के तहत वर्चुअल रैली की शुरुआत किया और हम लोग भी समझ सकते हैं कि चुनावी दौर में है और हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और ये लोग चुनाव से भाग रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि बिहार की जनता इन्हें नकार दी है। जनता किसको नकारी है और कौन लोग चुनाव से भाग रहे हैं, ये कहने वाली बात तो है नहीं। आपसे हेलो जी प्रिंस जी, चुनाव से कौन भाग रहा है? बाकी विपक्षी दल तो मुखर हो रहे हैं, तेजस्वी सरकार अब की बार युवा चेहरा। पिछले डिबेट के दौरान जुड़े थे, कोई प्रवक्ता जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के, वो लोग बोले कि भी कोरोना काल में चुनाव तो कोई सरकार नहीं कराता है। तकनीकी कमी में मान सकता हूँ, तकनीकी कमी कभी भी कहीं पर भी आ सकती है जी। टेक्निक का जमाना है, आप तो जानते हैं बखूबी, इस चीज को बढ़ावा भी आप ही ने दिया है। तकनीक है, मशीनरी कभी भी फेल हो जाती है। अब नेटवर्क की समस्या है इसलिए नहीं आए होंगे, नेटवर्क तो बातचीत नहीं हो पाई आपकी, उनसे वर्चुअल बातचीत नहीं हो पाई होगी। तो आप ये ना कहें कि चुनाव से भाग रहे हैं लोग, तो बाकी सियासी पार्टियां चुनाव में कूद रही हैं, आप कह रहे हैं चुनाव से भाग रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि कोरोना काल चुनाव में मंत्री ताकत झोंक रहे हैं, तो आप देख लीजिए और महाराष्ट्र जैसे सुखी संपन्न राज्यों में जो टेस्ट रोज का हो रहा है, हमारे बिहार में सबसे सर्वाधिक टेस्ट कोरोना का हो रहा है। तो हम कहा सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जो है, चलिए कोरोना तो खैर चल ही रहा है, पूरे देश में ही नहीं दुनिया में चल रहा है। और जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से डॉक्टर और तमाम कोरोना वॉरियर्स जो काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। कोरोना के अलावा चलिए एक और चीज का जिक्र कर लेता हूं, क्या बिहार की जनता को बाढ़ से मुक्ति मिल गई है 15 सालों में? देखिए, दिखाइए। जब से चूंकि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि बिहार जहाँ स्थित है, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल है, हर साल कितना मीट्रिक पानी छोड़ने का काम करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। लेकिन हमारी जब भी बाढ़ आती है तो सरकार सोने का काम नहीं करती है। माननीय मुख्यमंत्री जो तमाम सरकार के अधिकारी और तमाम जल संसाधन मंत्री लेकर दिन प्रतिदिन दौरा करते हैं और उसमें कार्य में लगे रहते हैं। सामुदायिक जल की बात हो, फ्लड जितने भी बाढ़ आज क्षेत्र में से सबके अकाउंट में जो भी 6,000 जाने की बात हो, तमाम दुर्घटना जो बाढ़ से हुए उनके तहत सभी लाभान्वितों को लाभ दिया गया है। तो हम तो इसमें वो है कि प्राकृतिक आपदा के आगे बजरंगी जी गलती नहीं है, हम एक प्रयास कर सकते हैं और उसमें हम समझते हैं कि हम सक्षम हैं। ठीक है बजरंगी जी, जो मदद इस दौरान दी जाती है लोगों को, जब हाथ पैर प्रशासन के फूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि भैया कैसे इस पानी को, इस बाढ़ को रोका जाए, कैसे लोगों का जीवन बचाया जाए, कैसे राशन पहुंचाया जाए। ये व्यवस्था अगर पहले से सुनिश्चित कर ली जाए, ये ऐसा तो नहीं कि पहली बार हुआ कि भैया बाढ़ आ गई, तो हर साल आती है। मौसमी चीजें हैं, हर बार आएंगी, बारिश भी होगी, बाढ़ भी आएगी, जलस्तर भी बढ़ेगा, सारी चीजें। लेकिन ये समझाइए जरा, ये कौन सी थ्योरी है कि 15 साल में अभी तक बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, या फिर बड़े बड़े डैम और जो आपके बांध और जो तमाम पुल पुलिया जो बह जाते हैं, 15 साल के पहले कैसी बातें करते हैं बजरंगी जी। पुलिया नहीं बने थे बड़े बड़े। आज बिहार में कोसी सबसे बाढ़ग्रस्त का सबसे बड़ा इलाका माना जाता है, कोसी प्रमंडल। हमारे सरकार जब से 15 साल में 3,000 बड़े बड़े पुलिया नहीं पुल बने हैं। उसके बाद जो तरह तरह के डैम, उसके बाद कटाव के लिए बांध, तो सारा डेटा वो है। और जो 15 साल में लोग बोलते हैं बाढ़ के रोकने के लिए सक्षम जो तस्वीरें बिहार से सामने आती हैं, ये क्या बेमानी है? ये नेपाल की तस्वीरें तो नहीं है? ये नेपाल साजिश तो नहीं कर रहा आपके खिलाफ? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, मैं तो मुझे तो लग रहा है ये नेपाल साजिश कर रहा है आपके खिलाफ। वहां से तस्वीरें भेज देता है कि देखो बिहार में पानी पानी। चक्कर में नेपाल तो हमारे देश का अंग है नहीं, तो हम बातें कर रहे हैं बजरंगी जी। कहाँ भूल रहे हैं आप? कुछ समय पहले आपकी राजधानी पानी पानी हो गई थी, पानी पानी हो गई थी राजधानी। भूल गए क्या उन तस्वीरों को? आप कह रहे हैं कि नहीं, बाढ़ प्रभावित एरिया है। बारिश क्या हुई? पिछली बार पानी बारिश क्या हुई थी? आपकी राजधानी, आपका पटना डूब गया था। इस बार भी बरसात का मौसम आप देख लिया जाए, पिछले बार जो गलतियां हुई थी उसको, जितने भी नाले के उगाही नहीं किए गए थे, थोड़ा बहुत लापरवाही हुई थी, उसको इस बार सुनिश्चित किया गया है। और बरसात में जल जमाव चलते पटना राजधानी पूरा चौक चौबंद है, कहीं भी पानी नहीं लगा हुआ है, कहीं भी।
आरजेडी से प्रवक्ता संजीव सहाय भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव सहाय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ी आवाज आपकी धीरे आ रही है। नहीं, आवाज बहुत ठीक से पहुंचवा देंगे आपके पास। पीसीआर जरा आवाज ठीक से पहुंचवाएं संजीव जी के पास। संजीव जी जी, प्रिंस बजरंगी जी हैं, जेडीयू से हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि देखिए 15 साल में जो लोग विकास का ए से जेड तक नहीं जानते थे कि विकास होता क्या है, भी नहीं जानते थे, उनको हमने बताया कि विकास होते कैसे हैं। हमने बताया कि विकास की गंगा हमने कैसे बहाई है। बिहार में तो चारों तरफ अमन चैन है, आप बताइए कहाँ समस्या है। मैं ये प्रिंस बजरंगी जी को कहना चाहता हूं कि नॉर्थ बिहार में जाएं, देखें किस तरह की गंगा बह रही है। वहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। बाढ़ में 75 लाख लोग डूबे हुए हैं। उसके ऊपर से पेंडेमिक जो है, वैश्विक संक्रमण जो है कोविड का लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। लोग प्लास्टिक में, बरसात ऊपर से हो रही है, लोग बुरे हालत में है। ये प्रिंस आप अगर जाकर के देखें कि क्या 15 साल में डेवलपमेंट हुआ है, उनकी आत्मा को तकलीफ हो जाएगी देखने के बाद। क्योंकि यहाँ बैठ करके बोलने से, मैं बोलूं या वो बोले, इसमें बहुत फर्क है। बहुत दुखदाई स्थिति है। मतलब गरीब लोग आप समझे मर के जिंदा हैं, इतनी बुरी हालत है। ठीक है, चलिए ये तस्वीरें हमने भी बताई। प्रिंस बजरंगी जी माने नहीं, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमने कहा हो सकता है नेपाल साजिश कर रहा हो आपके खिलाफ, नेपाल ने भेज दी हो कि बिहार में पानी पानी है, बाकी तो सब ठीक है। मैं ये जानना चाहूंगा संजीव सहाय जी, किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे आप? कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं? क्योंकि कार्यक्रम में आप देर से जुड़े, इसलिए बहुत समय मेरे पास बचा नहीं। सारे मुद्दे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी, 1 मिनट मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मैंने दूसरे चैनल पे भी बोला है, बजरंगी जी के लिए भी एक इंफॉर्मेशन होगा, शायद वो जानते हैं, लेकिन मैं रिपीट करता हूं। नीतीश जी हमारे 15 साल के मुख्यमंत्री हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये मुख्यमंत्री कम स्ट्रेटेजिस्ट ज्यादा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेटेजिस्ट जो होता है वो क्या लगाया क्या पाया में विश्वास करता है। अदरवाइज पहले 5 साल में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाने का कोशिश किया था, वो लोगों को कन्विंस करना था कि मैं एक अच्छा शासक हो सकता हूं। जब उन्होंने देखा कि लोग कन्विंस हो गए तो फिर अपनी वो स्ट्रेटेजी पे आ गए। लोगों को लॉलीपॉप दे करके पूरे राज्य को उसी हाल में किए हुए हैं। उन्होंने क्या किया, कैसे किया वो छोड़ो, अब 15 साल बीत गए। अब मुझे बताओ आप कैसे जा रहे हैं चुनाव में? यहाँ ना एम्प्लॉयमेंट है, ना यहाँ लोगों के पास एजुकेशन है, ना यहाँ पे गरीब के पास खाना है, कोई पॉलिसी नहीं है। ST SC के स्कीम बनाते हैं, बड़े बड़े बजट पास कराते हैं और खर्चा उसमें से 5% करते हैं। बताइए, ये तो आई वॉश हो गया ना। ये आपने ST SC को दिखाया कि मैं 1200 करोड़ बजट देता हूं और खर्च 5% करते हैं। क्या फायदा है उस बजट का? संजीव जी देखिए, एक मासूम सा सवाल आपसे भी है। आप इतनी सारी बातें अब ये बहुत कह रहे हैं, लेकिन कोई एक बड़ा भ्रष्टाचार, या फिर आप कह रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार हुआ। भाई पैसा तो लगा ना, कागजों में तो एंट्री हुई कि पैसा गया जनता के लिए, जनता तक नहीं पहुंचा, कहां गया ये पैसा? बट उसका जब तक आप उसको इंप्लीमेंट करके डिसबर्स नहीं करेंगे, उस पैसे का मतलब क्या होता है? प्लीज आप समझे, जब तक जनता तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस पैसे का उपयोग कहां हो रहा है? ये तो मैं सिर्फ कह रहा हूं, क्या उपयोग नहीं हुआ उस पैसे का? खजाना तो अभी भी खाली है। बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो वही बताएंगे, पुल पुलिया बना रहे हैं, देश लोगों को दिखा रहे हैं। वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री ऑफिस से कंट्रोल होता है। इसलिए वो ये कहानी उस तरह की है कि हमारे एक सहपाठी थे, उनको मैथ्स में 90 आता था और वो अपने आप को सक्सेसफुल स्टूडेंट बोलते थे, बाकी सब में फेल करते थे। जब बाकियों का जब मार्क्स पूछते थे तो वो सर खुजलाने लगते थे। वही हाल नीतीश कुमार जी का है। बिल्कुल, इस चुनावी समर में बार बार दिखाते हैं। बिहार में नए नए रंग, नए नए रूप, नई नई चाल, नई नई राजनीतिक सरगर्मियां और नए नए सियासी चेहरे देखने को मिलेंगे। संजीव जी, उम्मीद करता हूं अगली बार आप जुड़ें तो थोड़ा समय से, क्योंकि पूरा वक्त आपको दिया जाएगा फिर अपनी बात रखने का। प्रिंस बजरंगी, आपका बहुत धन्यवाद। संजीव सहाय, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे जो सहयोगी पटना से जुड़े अखिलेश झा, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो अब की बार किसकी सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास X+ गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद X+ गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध।